एक वक्त था जब शादी को महज एक बंधन माना जाता था, बंधन प्यार का या फिर टॉक्सिक रिश्ते का, और उसे निभाने के सिवा हमारे पास और कोई विकल्प नहीं था। और फिर वक्त आया जब सभी सहती खामोश आवाज़ें अपने अधिकारों के लिए उठने लगी, और फिर एक ऐसा शब्द जो कभी पाप समझा जाता था एक आम सा अधिकार बन गया। हम बात कर रहे हैं डिवोर्स की। नमस्कार, मैं मिनाली, आप सभी की दोस्त। आज आप सभी के समक्ष हिंदी कार्यक्रम में लेकर आई हूँ, जहाँ पर हमारी कोशिश रहती है कि आपको या तो मनोरंजन दे या तो जानकारी। तो आज का कार्यक्रम जानकारी से भरा है। आज का कार्यक्रम उन तमाम लोगों के लिए है जो अपने रिश्ते में हर रोज़ जीते हैं और हर रोज़ मरते हैं, जिन्हें नहीं समझ आता कि रिश्ते से बाहर कैसे निकलना है, जिनके मन में ढेर सारे सवाल हैं और उन सवालों के जवाब वो अभी भी खोज रहे हैं। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारी ये कोशिश रहेगी कि आपके सारे सवालों के जवाब आपको दे पाएं। और जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक जाने माने डिवोर्स लॉयर एडवोकेट विनीत कोठारी जी। विनीत जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। विनीत जी, बहुत सारे सवाल हैं, तो शुरुआत करते हैं कैसे सवाल से कि डिवोर्स के ग्राउंड्स जो हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, और अगर किसी को म्यूचुअल डिवोर्स चाहिए या फिर म्यूचुअल डिवोर्स नहीं चाहिए, कंटेक्स्टेड डिवोर्स चाहिए, तो ऐसे में क्या किया जा सकता है, क्या क्या स्टेप लिए जा सकते हैं? तो शुरुआत करते हैं कंटेस्टेड डिवोर्स से जी। नॉर्मली 5-6 ग्राउंड्स दिए गए हैं जी पर्सनल लॉज में, बट मेजरली 2 ग्राउंड्स हैं जो हमेशा यूज़ होते हैं: क्रूएल्टी टुवर्ड्स वुमेन या अडल्ट्री बाय एनी जेंडर, बी इट मैन, बी इट हस्बैंड और बी इट वाइफ। क्रूएल्टी ऐसा है, क्रूएल्टी कैन बी वर्बल और फिजिकल। अगर आप वाइफ को गालियाँ दे रहे हो या हस्बैंड को गालियाँ दे रहे हो, उनके माता पिता से रिलेटेड कुछ बातें ऐसी बोल रहे हो जो उनको चुभ सकती हैं, जो डिफेमेटरी होती हैं, ये दोनों साइड से ही होता है। दोनों साइड से, हस्बैंड भी कर सकता है, वाइफ भी कर सकता है। दिस इज जेंडर न्यूट्रल जी। या अडल्ट्री जी, अडल्ट्री इज ऑल्सो जेंडर न्यूट्रल जी। एंड स्पेशली ये मुद्दा अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज कर दिया, एंड राइट नाउ क्रिमिनल लॉस चेंज भी हो गए हैं। पुराने एक्ट्स रिपील होकर के नए एक्ट्स आ गए हैं जिसमें अडल्ट्री का कोई जिक्र नहीं है। सो अडल्ट्री इज अ मॉरल ग्राउंड, नॉट अ क्रिमिनल एक्ट एनीमोर जी। इसलिए अडल्ट्री अभी भी एक डिवोर्स का ग्राउंड है। ये 2 मेन ग्राउंड्स हैं जिसके ऊपर में अगर आप चाहो, चाहे हस्बैंड चाहे वाइफ चाहे, ऑफ कोर्स विद सब्सटेंशियल प्रूफ, आप कोर्ट के पास जा सकते हो डिवोर्स लेने। दैट इज अंडर कंटेस्टेड ग्राउंड। विनीत जी, यहाँ पर एक बात आपने भी कही, जैसे आपको अगर प्रूफ करना है तो प्रूफ कैसे किया जाए? प्रूफ के लिए तो कुछ दिखाना जरूरी रहेगा। क्या प्रूफ किया जाए? व्हाट्सएप मैसेजेस नॉर्मली आजकल लोग दिखाना चाहते हैं, और मैंने सुना है कि वो भी आजकल काम नहीं करते हैं। नहीं, व्हाट्सएप मैसेजेस बिल्कुल अलाउड हैं। अच्छा। हमारे कोर्ट्स ने डिजिटल एविडेंसेस को मान लिया है। नंबर का कुछ रहता है उसके ऊपर? दे कैन बी ट्रैक्ड। व्हाट्सएप मैसेजेस को ट्रैक कराया जा सकता है, उनकी ऑथेंटिसिटी व्हाट्सएप के पेरेंट कंपनी से निकाली जा सकती है। फॉर दैट मैटर इवन फेसबुक पोस्ट रिकॉग्नाइज्ड है। बहुत सारे हाई कोर्ट्स ने और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है एंड अपलोडेड डिसीजंस दिया है कि फेसबुक पे अगर आप कोई चीज अपलोड करते हो एंड अगर कोई इंसान उसको प्रॉपर लिंक के साथ में लेकर के कोर्ट के सामने जाए, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड। सो फेसबुक, डिजिटल मीडिया, व्हाट्सएप, एनी सोशल मीडिया फॉर दैट मैटर, एंड hearsay evidences like अगर किसी दोस्त को किसी ने बोला एंड दैट पर्टिकुलर फ्रेंड या फैमिली मेंबर जाकर के कोर्ट में गवाही देने को तैयार हो, दैट इज ट्रीटेड एज एविडेंस, बिकॉज अदरवाइज अडल्ट्री का एविडेंस बेडरूम में घुस करके निकाल पाना इट्स इम्पॉसिबल। वो आप नहीं निकाल पाओगे। पूछा क्योंकि नॉर्मली बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रूव नहीं कर पाते, उनके पास कोई डिटेल नहीं होता, डाटा नहीं होता, तो वो किस तरह से प्रूव करें, लेकिन उन्हें डिवोर्स भी चाहिए। एक टर्म है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। यस। तो अगर आप कोर्ट को ये प्रूफ देते हो कि सर्कमस्टांसेस 1+1 2, कुछ सर्कमस्टांसेस आप ऐसे दिखा देते हो, से फॉर दैट मैटर आप अगर एक लेडी की बात कर रहे हो या पुरुष मनुष्य की बात कर रहे हो, वो होटल में घुस रहा है जी, आप उसकी फोटो ले लेते हो या होटल से प्रूफ लेके आ जाते हो दैट ही और शी हैज एंटर्ड द होटल, somewhere the court will try and deduce कि क्या हुआ हो सकता है। Of course you can't say कि मैं होटल रूम से जाके वीडियो लाया या होटल रूम का फोटो लाया, होटल people will not allow that। So इस तरीके के circumstantial evidences depends on case to case, generalize नहीं कर सकते, but या case to case depend करता है। और इन दोनों मेन ग्राउंड्स के अलावा कुछ और छोटे ग्राउंड्स हैं, जैसे मेंटल हेल्थ। अगर
आपको शादी में बिना कुछ फैक्ट्स बताए हुए करवा दिया गया, इन स्पेशली इन केसेस ऑफ अरेंज मैरिजेस से लड़की या लड़के में कोई मेंटल इशू है जिसके वजह से वो मैरिज को फुल्ली कोप अप नहीं कर पाए इन एनी मैनर, दैट इज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। कोई इंसान आपको डेजर्ट करके चला जाए, अबैंडन करके चला जाए, दैट इज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। रिलीजियस ग्राउंड ये है कि अगर आपने हिंदू मैरिज एक्ट में से किया है या मुस्लिम मैरिज में किया है एंड द अदर पर्सन चेंजेस हिज और हर रिलीजन, ओके, दैट इज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स, बट दीज आर वेरी लेसर। जो आप बता रहे हैं कि रिलीजन जब चेंज की बात आती है तो इसमें डिवोर्स मतलब किस तरह का, कैसा पोस्ट किसी को अगर चेंज करवाया जाए इसलिए? हाँ, नहीं, ये वो उस दिशा में मैं नहीं जा रहा। थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन चाहिए यहाँ पर ताकि हमारी जो जनता है वो अच्छे से समझ पाए कि ये क्या है। से हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 13 में एक ग्राउंड दिया गया है, व्हेन अ मैन और अ वुमन renounces his religion to be a Hindu, the other spouse is allowed to seek divorce. ये मैं common language में समझा रहा हूँ। So basically you are a Hindu, the husband is a Hindu, the wife is a Hindu, they have married as Hindus, they are registered under Hindu Marriage Act. Suddenly either of the spouse decides to denounce Hindu religion and take up some other religion. That if the other spouse is not happy, अगर वो दूसरा spouse को लगता है नहीं ये मेरे साथ ज्यादती है, मैंने इससे शादी किया था ये समझ के कि ये हिंदू है, या मैंने इससे शादी किया था ये समझ के कि ये मुस्लिम है, एंड वो चेंज कर रहा है, that can be a ground for divorce. दो ये बहुत कम यूज होता है, बहुत कम यूज होता है। दो मेन ग्राउंड्स यूज होते हैं, क्रुएल्टी, अडल्ट्री, दीज आर द टू मेन ग्राउंड्स। अब हम आते हैं म्यूचुअल डिवोर्स पे। जैसा आपने बोला, म्यूचुअल डिवोर्स एज द टर्म इटसेल्फ सेज, आपको म्यूचुअली अग्री करना है, हस्बैंड एंड वाइफ बोथ हैव टू अग्री दैट अब हम साथ नहीं रह पा रहे हैं, वी वांट टू टेक डिवोर्स। डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि यू हैव टू बी इनकम्पैटिबल, और एक नया टर्म सुप्रीम कोर्ट ने ऐड किया है, द मैरिज शुड हैव ब्रोकन डाउन इर्रिट्रीवेबली, माने इस मैरिज को बचाने का अब कोई और चांस नहीं बचा, सो द कोर्ट्स विल एज अ जनरल मैटर अलाउ द डिवोर्स। इसमें मैं एक चीज जस्ट और ऐड करना चाहूंगा, स्पेशली फॉर हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदूज, सिख्स, जैन्स, दे आर ऑल कवर्ड अंडर दिस एक्ट। कोर्ट एक ड्यूटी दिया है हम लोगों पर कि डिवोर्स जल्दी से ग्रांट नहीं किया जाए, जल्दी से, क्योंकि हिंदू लॉ में मैरिज को एक सैक्रेमेंट माना जाता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता है। स्टिल इन इंडिया, स्पेशली बिकॉज वी आर टॉकिंग इन इंडिया, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया जो कंट्री है यहाँ पे मैरिज को आज भी एक सीक्रेट इंस्टीट्यूशन माना जाता है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सो कोर्ट्स जनरली आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, आप रिकंसाइल करो, साथ में आ जाओ, कोशिश करो कि आप मैरिज को बचा सको, एक कोशिश की जाती है। कोर्ट भी आपको हल्का प्रॉड करते हैं, फोर्स नहीं करते। आपकी इसी बात पे एक और मेरा सवाल आ जाता है कि नॉर्मली एक टाइम पीरियड अलॉट किया जाता है, जो मैंने सुना है 6 महीने का टाइम पीरियड है। मैंने ये भी सुना है कि शायद कहीं ना कहीं कोर्ट एक किसी सर्कमस्टांसेस पे इसे कम भी कर देती है या ज़्यादा। इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कर दें ताकि और क्लियर हो जाए। सेक्शन 13B हिंदू मैरिज एक्ट है एंड सेक्शन 28 स्पेशल मैरिज एक्ट है, दीज टू डील विथ म्यूचुअल डिवोर्सेस और एमिकेबल डिवोर्सेस एज यू मे कॉल इट। तो इसमें स्पेसिफिकली ग्राउंड दिया है, मिनिमम पीरियड 6 मंथ्स, मैक्सिमम पीरियड 18 मंथ्स। कोर्ट में केस फाइल करने के बाद में मिनिमम 6 महीने कोर्ट आपको एक चांस देगी कि आप कोशिश करो रिकंसाइल करने का, एंड मैक्सिमम 18 मंथ्स का टाइम देगी, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस छोड़ करके। इसमें आपने जो नया डेवलपमेंट का बात किया, कोर्ट इस 6 महीने को, स्टैट्यूटरी पीरियड 6 महीने को कम कर सकती है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक डिसीजन दिया है कि अगर कोई बहुत इररिपेरेबल इंजरी हो रहा हो या बहुत ज़्यादा सफरिंग हो रहा हो किसी को, तो हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, अगर उनके सामने इस मैटर को लाया जाए, अपील किया जाए, दे कैन रिड्यूस द पीरियड, बट ये हर केस में नहीं किया जाता, नहीं होता। कोई एक प्रॉपर सर्कमस्टांस, बहुत स्पेसिफिक सर्कमस्टांस आपको दिखाना है, आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको क्या तकलीफ हो रहा है। 6 महीने आप क्यों वेट नहीं कर पाओगे, तभी कोर्ट इसको कम करेगा, अदरवाइज कोर्ट इसको कम नहीं करना चाहेगा।
जाहिर सी बात है 6 महीने अलॉट किए गए हैं एक रिश्ते को फिर से एक नया चांस देने के लिए, लेकिन फिर भी अगर वो रिश्ता घुटन बन रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपको बहुत तंग कर रहा है, तो फिर भी कोर्ट आपके साथ है। आपको ये इजाज़त दी जा सकती है कि आप अपने रिश्ते को 6 महीने से पहले ही ख़त्म कर दें। और इसी के साथ एक और सवाल, हमने वैसे पहले बात तो करी है कि जैसे आपने कहा एडल्ट्री के बारे में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर हो जाता है, तो इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से रखना चाहूँगी और इलाबोरेट करना चाहूँगी, क्योंकि आज जो हम देख रहे हैं माहौल कहता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की संख्या ज़्यादा नहीं बल्कि बहुत 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 ज़्यादा है। और ऐसे में क्या होता है कि पेरेंट्स अलग होते हैं और उनके साथ उनके बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं। तो मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि जब बच्चों की बात आती है तो कोर्ट क्या देखता है, और बच्चे का जो किसको कस्टडी देना चाहता है, इसके बारे में, कस्टडी के बारे में अगर आप हमें और अच्छे से एक्सप्लेन कर दें ताकि ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। कस्टडी इन इंडिया गवर्न होता है, एक एक्ट है गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट, ये मेन एक्ट है, दिस इज द पेरेंट एक्ट। इसके अलावा हर रिलीजन का अपना एक एक्ट है जिसे पर्सनल लॉ कहते हैं। तो पर्सनल लॉ इन कंजंक्शन विथ गार्डियंस एंड वार्ड एक्ट डिसाइड होता है जी। अब हम टेक्निकलिटी पे अगर आए, कस्टडी इन नॉर्मल केस कोर्ट कैन नेवर बी बाइस्ड कि हम माँ को देंगे या पिता को देंगे। कुछ सर्कमस्टांसेस हैं, लेट अस से बच्चे का वेलफेयर ऑफ कोर्स पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। सेकंड पे आता है बच्चा किसके साथ में ज़्यादा कंफर्टेबली रह सकता है, कौन उसको एक ज़्यादा कंजीनियल, एक बेटर एटमॉस्फेयर दे सकता है। तीसरा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फाइनेंसेस, फाइनेंशियली एजुकेशनली कौन बच्चे को ज़्यादा सपोर्ट दे पाएगा। सिर्फ पैसे की बात नहीं है यहाँ पे, बिकॉज कोर्ट में मेंटेनेंस का प्रोविजन है। ये चीज़ मैं आप सॉरी मैं आपको बीच में काट रही हूँ कि ये एक मेरे बीच में सवाल आया है कि माँ का बच्चे के प्रति हमेशा रुझान बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा ममता रहती है, लेकिन वो फाइनेंशियली अगर स्ट्रांग ना हो और उसे बच्चे की कस्टडी भी चाहिए, ऐसे में कोर्ट क्या डिसीजन देता है? इसके लिए कोर्ट में मेंटेनेंस का प्रोविजन है। कोर्ट माँ को भी मेंटेनेंस देगा, बच्चे के लिए अलग से मेंटेनेंस देगा जी। सिर्फ पैसे एक ग्राउंड नहीं है कि कस्टडी माँ को डिनाई कर दिया जा सके, क्योंकि अगेन हम इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया का सोशल एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है दैट पुराने ज़माने से लेडीज और द वुमेन फोक वेर एक्सपेक्टेड टू टेक केयर ऑफ होम, घर संभालते थे, बच्चे संभालते थे, और पुरुष जाकर के बाहर काम करते थे। आज वो सिचुएशन डिफरेंट है। मैं किसी को हर्ट या ऑफेंड नहीं कर रहा, बट पुराने ज़माने से ये कानून चलता आ रहा है। इसलिए एक प्रोविज़न बनाया गया है कि अगर महिला घर पे रह करके स्टे एट होम मदर बनना चाहे, उनको ये परमिशन है। डिवोर्स हो जाए या सेपरेट हो जाए, उसके बाद भी कोर्ट आपको पैसे दिलवाती है इन फॉर्म ऑफ मेंटेनेंस। तो पैसे कभी कोई ग्राउंड नहीं है एक डिजर्विंग मदर को बच्चे से अलग करने के लिए। बट हाँ, फाइनेंस एक ग्राउंड है इसलिए क्योंकि आप फंड्स को कैसे यूज करते हो, फाइनेंशियल लिटरेसी जिसको कहते हैं। कई बार ऐसा है, लेडी और मैन, मैं डिफरेंशिएट नहीं कर रहा, बट किसी के हाथ में आप 1 लाख रुपए भी दे दो जी, वो उसको संभालना नहीं जानेगा। वो उस लेवल की लिटरेसी नहीं जानता कि बच्चे के फ्यूचर को कैसे सिक्योर करना है। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि कोर्ट कैसे ये एनालाइज कर पाएगा कि पेरेंट जो है वो पैसे को किस तरह से इस्तेमाल कर, तो कोई प्रूफ लगेगा, यहाँ पर कुछ दिखाना पड़ेगा, कैसे ये सब डिसीजन लिया जाता है? ऑफ कोर्स, अब इसमें हम एडवोकेट्स का रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट आ जाता है, बिकॉज एज पर द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग हम एडवोकेट्स को भी ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट कहा जाता है। हमारी ये ड्यूटी है, हम अपने क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करने के साथ साथ ऑनरेबल कोर्ट को असिस्ट करते हैं एक डिसीजन पे आने के लिए। तो ये हमारा ड्यूटी है एज एडवोकेट्स, कोर्ट को एनलाइटन करें, एविडेंसेस दें, उनको सर्कमस्टांसेस समझाएं, क्यों हमारे हिसाब से या क्यों हमारे एविडेंसेस के हिसाब से एनीवन, चाहे वो फादर हो हुज अर्निंग या मदर हो हु मे बी अर्निंग या स्टे एट होम है, क्यों वो फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है, या क्यों हमें ऐसा लगता है कि बच्चे की कस्टडी इनको दिया जाए, चाहे इनके पास पैसे हो या ना हो, तो बेटर है, ये बच्चे को एक बेहतर इंसान बना सकेंगी। बिल्कुल सही बात आपने कही। और इसमें से एक और सवाल निकल कर आ जाता है कि बायस्ड हम लोग हमेशा, नॉर्मल जनता, अगर हम आम जनता की बात कहें तो कहा जाता है कि लॉ
कोर्ट के जो लॉ है वो जेंडर बायस्ड कहीं कहीं होते हैं, क्या ये सही है या इसके बारे में आप थोड़ी रोशनी डालना चाहेंगे? देखिए, जेंडर बायस्ड एज एन एडवोकेट मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट स्टिल बोलूँगा हाँ, मेरी पर्सनल ओपिनियन में यस कुछ हद तक बायस्ड है। क्योंकि अगर आप लॉज देखोगे, सेक्शन 498 जो पहले था डाउरी का, सब जानते हैं इसलिए 498 बोल रहा हूँ, 125 जो था दैट इज मेंटेनेंस था, या और भी जो लॉज हैं ये सारे कहीं ना कहीं वुमेन सेंट्रिक हैं। और कस्टडी में भी जैसा आपने खुद कहा कि ऐसा सोचा जाता है कि माँ बच्चे को लेकर के ज्यादा इमोशनल है, बट प्रैक्टिकल सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हो सकते हैं। बट स्टिल हमारा कानून कुछ हद तक वुमेन को अपलिफ्ट करना चाहता था, एम्पावर करना चाहता था, क्योंकि हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली कुछ एक परंपरा रही है कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रही है, पेट्रियार्किकल सोसाइटी रही है, तो हाँ थोड़े वुमेन दब जाते थे या अपनी आवाज नहीं उठा पाते थे। तो कानून इस तरीके से बनाया था कि दोनों को बराबर पेडेस्टल पे लाओ। बट आज के सर्कमस्टांसेस में, आज के समाज को देखते हुए कुछ इस तरीके के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि अब ये लॉज बराबरी के रह नहीं गए हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं जो कानून का गलत फायदा उठा रही हैं, अपने हस्बैंड्स को या अपने इन लॉज को धमकी दे रही हैं, या तो ये करो नहीं तो तुम्हारे अगेंस्ट 498 लगाती हूँ, या तो ये करो नहीं तो जाऊंगी थाने में केस कर दूंगी। तो ये कुछ हद तक मिसयूज करने के वजह से जो जेन्युइन डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको तकलीफ आ रही है। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि लॉ जो है वो दोनों के लिए ही है। हाँ, औरत को थोड़ी सी ज़्यादा दी गई है, लॉज की ज़्यादा उनको दिया गया है अधिकार, क्योंकि पहले उनकी आवाज़ जो थी वो उठती नहीं थी, उन्होंने काफ़ी सहा है। लेकिन आज का जो माहौल है वहाँ पर कुछ उल्टा हो रहा है कि बैलेंस जहाँ क्रिएट करने की बात होनी चाहिए थी वहाँ बैलेंस क्रिएट नहीं हो पा रहा है। अब फिर पहले जिस तरह से लड़कों का पल्ला ऊपर होता था, लड़कियों का नीचे, तो अब लड़कियां ऊपर जा रही हैं, लेकिन इन अ नेगेटिव वे कहीं ना कहीं मैं कहूँगी। कुछ बैलेंस ऐसा हो रहा है, लेकिन ठीक है, इसके साथ और भी बहुत सारे सवाल जुड़ जाते हैं कि जैसे आपने कहा लॉ इक्वल नहीं है, बायस्ड थोड़ा बहुत है, जैसा भी है। अब इसमें सिंगल पेरेंट्स की अगर हम बात आते हैं, पेरेंट्स जब सिंगल होते हैं उनके बारे में थोड़ा और हमें बताएं, उनके लॉज के बारे में या उनकी किस तरह की चीज़ें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने जो पूछा, क्योंकि ये बहुत कॉमन हो रहा है कि जब डिवोर्स होता है कोई एक पेरेंट के पास में कस्टडी आ जाती है। मैं जॉइंट कस्टडी की बात नहीं कर रहा, जॉइंट कस्टडी भी हमारे कानून में प्रोविजन है, बट उसको हम अभी एक बार साइड रखते हैं। ठीक है, हम सिंगल पेरेंट की अगर कस्टडी की बात करें तो डिफ़िकल्टीज कुछ जो फेस करना पड़ता है। आज के दिन में चाइल्ड अडॉप्शन लॉज जो है बहुत टफ हो गए हैं। से जो भी सिंगल पेरेंट है, चाहे माँ हो या बाप हो, अगर वो सेकेंड मैरिज करना चाहता है या चाहती है, उस केस में जो भी उनके सेकेंड हस्बैंड या वाइफ होंगे, नेचुरली सिंगल पेरेंट चाहेगा कि उनके बच्चे को वो भी अडॉप्ट करें, उतना ही प्यार दें, माँ या बाप की जो कमी है उसको मेकअप करें। तो यहाँ पे कुछ हद तक लीगल हर्डल्स कुछ इस तरीके से आते हैं, क्योंकि अडॉप्शन लॉज बहुत स्ट्रिक्ट है, आपको कोर्ट का परमिशन लेना होगा अडॉप्शन करवाने के लिए। यहाँ पे जो अदर बायोलॉजिकल पेरेंट हैं वो कई बार कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि कोर्ट अदर बायोलॉजिकल पेरेंट से भी परमिशन मांगती है। कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंटेशंस हैं जो डिवोर्स के समय लोग करा लेते हैं, तो उससे प्रॉब्लम्स कम आती है। परमानेंट कस्टडी लिखवा लेना या स्पेसिफिक कोर्ट से अप्लाई करके कस्टडी ले लेना, अगर आप ये कर लेते हो शुरू में तो अच्छा होता है। बट अगेन हर इंसान लीगली लिटरेट नहीं हो सकता, नहीं होता है, इसीलिए तो हमारा ये शो है। तो एग्जैक्टली इसीलिए वो इतनी बातें नहीं भी जान पाते जी। वो सिंपल डिवोर्स ले लेते हैं, सिंगल कस्टडी लेकर के अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं, तब उनको बाद में कस्टडी लेकर के बहुत प्रॉब्लम होता है। अगेन ये लॉज जो हैं ये बाधा देने के लिए नहीं बनाए गए हैं, इनका पर्पस एक ही है, बच्चे का वेलफेयर, बच्चे का वेलफेयर। कोई भी तरीके से बच्चे को तकलीफ ना दिया जाए। एंड सेकेंड थिंग, जो भी बायोलॉजिकल पेरेंट दूसरा है, चाहे वो माँ हो या बाप हो, कहीं ना कहीं उसके मन में अगर कोई भी प्रेम है या भावना है बच्चे के प्रति, उसको कंप्लीटली नकार ना दिया जाए,
उसको पूरी तरीके से बर्बाद ना किया जाए, इसलिए उनके परमिशन का। आप कह रहे हैं कि अगर ये डिवोर्स हो जाता है, सब कुछ सारे जो लीगल चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, उस प्रोसेस के बाद कहीं जो पेरेंट है जिसको कस्टडी नहीं मिलती है, अगर वो अपने बच्चे से मिलना चाहे या उसे कभी अपने पास थोड़ी देर के लिए रखना भी चाहे, तो ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। हमारे कोर्ट्स में विजिटेशन राइट्स बोल करके एक प्रोविजन है, जो मैंने कुछ देर पहले कहा, गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट है और पर्सनल लॉज है। विजिटेशन राइट का प्रोविजन बिल्कुल है। अब वो कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे है और आपके प्रोविजन पे है कि आप हफ्ते में 2 बार मिलो, महीने में 2 बार मिलो या साल में 4 बार मिलो, दैट इज अप टू द कोर्ट। और वो पेरेंट्स भी शायद मिलकर भी कुछ डिसाइड, जॉइंट कस्टडी भी है, और या फिर पेरेंट्स मिल करके कोर्ट में बोल सकते हैं कि हम एमिकेबली खुश हैं अगर हफ्ते में 1 बार या 2 बार बच्चा इनके घर जाके रहे या माँ के घर जाके रहे, व्हाटएवर भी प्रोविजन बिल्कुल है। बच्चे का इंटरेस्ट पैरामाउंट है। लेकिन ये भी एक चीज़ आती है, एक और सवाल, कि अगर एक पेरेंट नहीं चाहता है कि दूसरा पार्टनर उसे बार बार डिस्टर्ब करे, क्योंकि बच्चा जो है एक बहुत ही बड़ा मुद्दा भी है, क्योंकि दोनों का बच्चा है। एट द सेम टाइम पार्टनर के अंदर उस पार्टनर के प्रति हेट भी है, एंगर भी है, शायद उसने बहुत कुछ सहा भी हुआ है, और वो नहीं चाहता कि उसका पार्टनर उसे उसकी अगली लाइफ में, आने वाली लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करे। ऐसे में क्या होगा? इसमें कई लेयर्स हैं, तो ये समझना पड़ेगा। थोड़ा ऊपर का बता दें ताकि हम जानकारी ले पाएं। जो पार्टनर्स हैं वो नहीं चाहे अगर बच्चे को मिलाना, तो उसके लिए वो कोर्ट में जाकर के ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। कोर्ट कोई भी डिसीजन दोनों पार्टी को सुने बिना कभी नहीं लेता, यूनिलैटरली नहीं लेता। से एक फादर ने अप्लाई किया है, मुझे विजिटेशन राइट चाहिए, कोर्ट उनकी बच्चे की मदर को बुलाएगा, पूछेगा आप खुद आइए या लीगल रिप्रेजेंटेटिव एडवोकेट के थ्रू आइए, बताइए कोर्ट को आपको क्या तकलीफ है, आपको क्या ऑब्जेक्शन है, और अगर कोर्ट को ये ऑब्जेक्शन वैलिड लगा तो कोर्ट अलाउ नहीं करेगा जी। आपको वो परमिशन रिजेक्ट कर सकता है कोर्ट। हमारे पास वक्त भी बहुत कम है, लेकिन सवाल ये एक ऐसा मुद्दा है कि जितनी हम बात करें उतनी कम है, जितने सवाल किए जाएं उतने कम है। लेकिन आखिर में हम चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल कर लेते हैं कि अगर कुछ रह गया है, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस डिवोर्स, या कोई किस तरह से प्रिपरेशन कर सकता है कोई इंसान, क्या करना चाहिए, वो अगर हमें जल्दी से बता दें ताकि हम वो भी कवर कर पाएँ। और प्रिपरेशन फॉर डिवोर्स में देखिए बहुत सीधी सी बात है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो आज लॉ भी बोलता है, काउंसलिंग अगर आप चाहो करवा सकते हो। मैरिज तोड़ना जल्दी से कोई सॉल्यूशन नहीं है। स्पेसिफिकली अगर कुछ ऐसा प्रमाण आपके हाथ में है कि अडल्ट्री कर रहा है, दैट केस आप तोड़ सकते हो। पार्टनर आपको एक्सट्रीम क्रुएल्टी कर रहा है और आपसे नहीं रहा जा रहा, दैट इज़ डिफरेंट। बट अगर कोई छोटी नोक झोंक है, पेरेंटल इश्यूज़ हैं या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो वी वुड से आप काउंसलिंग करा सकते हो। कोर्ट मैंडेटेड काउंसलिंग भी करवा सकते हो। आप इंडिपेंडेंट काउंसलिंग अगर ना चाहो तो कोर्ट में प्रोविजन है। एक जस्ट मैं ऐड कर देता हूँ, कोर्ट में अगर कोई हस्बैंड वाइफ अलग हो तो कोर्ट से आप परमिशन भी मांग सकते हो कि आप मेरे हस्बैंड या वाइफ को बोलो मेरे पास वापस आए। इसे हम रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स कहते हैं। जितना इंपॉर्टेंट डिवोर्स है उतना ही इंपॉर्टेंट साथ में ये भी है। ये भी एक लीगल राइट है। हम कोर्ट को बोल सकते हैं कि आप मेरे हस्बैंड या वाइफ को बोलिए मेरे साथ आके वापस रहे, एक कोशिश कर सकते हैं। कोर्ट डिवोर्स केस में भी कोर्ट के पास पावर है, वो आपको काउंसलिंग में भेजे। एक्सपीरियंस्ड काउंसलर्स हैं, उनके पास जाइए, समझिए, कोर्ट मैंडेटेड काउंसलिंग करिए। अगर बच सकता है वेरी गुड, फिर भी ना बचे देन लेट अस कम कि डिवोर्स जब लेना ही है तो आपको क्या प्रिपरेशन करना है। अगर कंटेस्टेड डिवोर्स में जा रहे हैं, आप अपने लीगल एडवाइस बहुत अच्छे से लीजिए, अपने एडवोकेट की बात समझिए, सुनिए, अपने राइट्स को समझिए, आप किस हद तक जा सकते हैं वो समझिए। ऑफ कोर्स लीगल जब आप जाते हो एक मॉनिटरी रिक्वायरमेंट रहती है। आप अगर इंडिपेंडेंटली प्रोफेशनल एडवोकेट्स हायर कर सकते हैं करिए, नहीं कर सकते हमारे देश में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज हैं, स्टेट लीगल सर्विसेज हैं, हाई कोर्ट की अपनी लीगल सर्विसेज हैं एंड सुप्रीम कोर्ट की भी अपनी लीगल सर्विसेज हैं। सो यू कैन गेट फ्री लीगल सर्विसेज फ्रॉम देम। आप उनको अप्रोच करिए, दे विल अपॉइंट एन एडवोकेट फॉर यू। आपको वो एडवोकेट देंगे, वो एडवोकेट आपके लिए सब कुछ करेंगे, हेल्प करेंगे और आपको डिवोर्स दिलवाएंगे। बहुत ही बढ़िया। आपको लीगली बहुत स्ट्रांग रहना है, आपको अपने अधिकार जानने हैं। स्पेसिफिकली अगर लेडीज के केस में अगर उनको डाउरी के लिए तकलीफ दिया जा रहा है, पुलिस भी आपके लिए बहुत प्रोएक्टिव है।
तो बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी देने का। वक्त बहुत कम है, नहीं तो हम बहुत सारी बातें और भी करते, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि हमारा आज का ये कार्यक्रम आप सभी के लिए आई ओपनर होगा, खास करके उन सभी के लिए जो डिवोर्स लेना चाहते हैं, रिश्तों से परेशान हैं। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त अपनी दोस्त मिनाली को। आपसे फिर रूबरू होंगे एक नए कार्यक्रम के साथ, एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।